तो हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर ली थी हमने और बाकी चीज़ें रह गई हैं, वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि चैप्टर को इतना स्पेसिफिक नहीं है, देयर आर a few little things which you have to understand, otherwise बहुत ही जनरल चैप्टर है, ठीक है ना। लाइक हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। सो इसमें एक जो हमसे काफी बार पूछ लिया जाता है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा होता है, इसका 2 या 3 एग्जांपल्स हमसे पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली, कि गिव सम एग्जांपल्स वेयर पीपल्स पार्टिसिपेशन वाज यूज्ड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ और टू कंजर्व प्लांट्स, ओके, ट्रीज। तो इसके लिए मैं एक पहला एग्जांपल हमारा आ जाता है चिपको मूवमेंट। ओके, एक एग्जांपल इसमें हमारा आता है वेस्ट बंगाल के साल फॉरेस्ट का। एक एग्जांपल हमारा आता है खेजड़ी ट्रीज का। तो हमें इन तीनों एग्जांपल्स के बारे में पता होना चाहिए। और चिपको मूवमेंट तो कभी कभार, मतलब तुमने एसएसटी में पढ़ाई है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट को अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिपको मूवमेंट क्या है, चिपको मूवमेंट के बारे में बताओ। तो हमें पता होगा वैसे व्हाट इज चिपको मूवमेंट। 1970s में गढ़वाल में रेनी विलेज में कोई कॉन्ट्रैक्टर आया एंड ही ट्राइड टू कट द ट्रीज, है ना। उसने पेड़ों को काटने की कोशिश करी। तो वहां पे जितनी भी महिला थी, जो लेडीज थी, बाकी सब जेंट्स जो है काम पे चले गए थे, तो दे हग द ट्रीज, ठीक है ना। इसको हग द ट्री मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कि हम काटने नहीं देंगे पेड़ों को एंड इसलिए वो बचाना चाहते थे उनको। सो उसी को चिपको मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। एंड लेटर ऑन इट turned into a very famous movement to conserve the natural resources in general. Okay, we in India had I'm specifically pointing out, had a very rich culture of protecting the nature, ठीक है ना। बहुत रिच कल्चर था हमारा नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंस लाइक वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वैदिक एज से, प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक एज होती है ना, एसएसटी के अंदर एजेस पढ़ी होंगी तुमने। तो वैदिक एज से और उसके बाद, उससे पहले बहुत हमारा एक रिच कल्चर था टू प्रोटेक्ट दी नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे यहाँ वो रहीम का तुमने दोहा भी सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। सो वो भी है कि पानी को कंजर्व करने के लिए उस टाइम से वी वर सो मच डेडिकेटेड, ओके, एंड वी वर ऑल्सो सो मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स दी वाइल्ड लाइफ, है ना। हमारे रिलीजन के अंदर तुमने देखा होगा कि कुछ जानवरों को एज गॉड ट्रीट करा जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग दोज एनिमल्स, है ना। बहुत सारे एनिमल्स को गॉड से एसोसिएट करा जाता है ताकि उनको मारा ना जाए, है ना। वो भी एक तरीका है उसको कंजर्व करने का, वाइल्ड लाइफ को। एंड आई सेड वी हैड सच कल्चर, बट अब नहीं है वो, हमारा कल्चर चेंज होता जा रहा है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी वेस्टर्न आइडियाज, ठीक है। तो हम इतना ज्यादा नेचर की तरफ सजग अब रहे नहीं है। सो ओके, सो ये था हमारा चिपको मूवमेंट। एंड दूसरा है ये स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टिसिपेशन, लाइक हाउ पीपल डिड इट। सेकेंड है वेस्ट बंगाल में साल फॉरेस्ट, साल के पेड़ थे वो बहुत कम हो गए थे। तो उसके लिए वहां का एक कलेक्टर था फॉरेस्ट में, क्या नाम था, A.K. बनर्जी। उसने लोगों का पार्टिसिपेशन करवाया, मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं या आसपास के गांव वाले जो लोग होते हैं उनसे, कि जो ट्रीज हैं उनका प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में हेल्प करो, कहीं पर कुछ इलीगल स्मगलिंग वगैरह दिखे तो बताओ,
and in return they were allowed to take whatever they required from the forest. Whatever they required मतलब जो लोग वहाँ पर रहते हैं, आसपास में रहते हैं, वो हमारी तरह नहीं होते हैं कि पेड़ों को काट काट के ले जाएंगे. They only took whatever was required. Okay, फॉरेस्ट से वो सिर्फ वही लेते थे जो रिक्वायर्ड होता था. ठीक है, दे ओनली टुक वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. कि पत्तियां ले ली, ठीक है ना, या फिर रस्सी के लिए टुकड़े ले लिए, रस्सी बनाने के लिए, टोकरी बनाने के लिए, इतना ही कुछ लेते थे बस वो फॉरेस्ट. तो उनको ये सब या तो वैसे ही दे दिया या फिर नॉमिनल प्राइस पर, बहुत छोटे प्राइस पर उनको दे दिया वो. और इन टर्न आस्क्ड देम टू कंजर्व दी, टू हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, एंड इट डेफिनेटली पेड रिजल्ट्स. और काफी ज्यादा साल फॉरेस्ट फिर कंजर्व हो गए थे वहां पर. ठीक है, एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, ए के बनर्जी का नाम याद रखेंगे. और तीसरा है खेजड़ी ट्रीज. खेजड़ी ट्रीज का एक एग्जाम्पल याद रखना है. 1731 में राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई एंड सम अदर्स sacrifice their lives to protect some around 300 trees. 300-350 ट्री को बचाने के लिए बहुत सारे मतलब ट्रीज को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, शायद 300 के करीब लोगों ने कुर्बानी दी थी अपनी. मतलब दे डाइड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज. सो वी हैड सच कल्चर दैट वी डाइड टू प्रोटेक्ट द नेचर. नाउ वी डू नॉट. ओके, सो एक एग्जाम्पल याद रखेंगे. ठीक है ना, 1731 के अराउंड की बात हो गई. So these three are the examples where we can see that people actually, how people participate in conserving the natural sources. Okay, ये हमारा people's participation हो जाता है. दूसरा टॉपिक है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पता है, एसएसटी में पढ़ा है वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप एंड ऑल, ये सब हमने पढ़ा हुआ है. तो इसमें मेरे बताने का कुछ नहीं है. वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम वैसे जानते हैं. एक डायग्राम मिलेगा हमें एनसीईआरटी के अंदर, खादिन सिस्टम. वो भी वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका है. बिल्कुल सेकेंड लास्ट पेज पर होगा एनसीईआरटी में. डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या करा गया है इसमें ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन नॉट इन दैट सेंस. मतलब वैसे नहीं कि जो रूफ टॉप वाला है ना, कि वो साइड से नालियां बना ली और पानी को स्टोर कर लिया. दैट इज अ वे ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर. बट यहाँ पर क्या करा गया है, ये कि कैचमेंट एरिया बना दिया है. मतलब क्या करा है, बारिश होगी, यहाँ पर एक बांध बना दिया है. ठीक है ना, इसको एक बांध बना दिया है. यहाँ पर पानी गिरेगा, बारिश होगी, बारिश होने से यहाँ पर ये थोड़ा सैंड डाला हुआ है, रेत डाला हुआ है. यहाँ से जितना पानी आएगा नीचे की तरफ जाएगा और वो सारा पानी यहाँ पर परलोकेट कर जाएगा, मतलब नीचे सॉइल में चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा. उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है, जैसे ये हमारा कुआं है, इसमें पानी का लेवल बढ़ जाएगा. सो इट इज अ वे ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर. ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, फायदा क्या है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन जनरल इज अ गुड वे ऑफ कंजर्विंग रेन वाटर. लेकिन ये जो है, इसमें हमने पानी को सरफेस पे स्टोर ना कर करके अंडरग्राउंड स्टोर करा है. अंडरग्राउंड वाटर का बेनिफिट होता है ना सरफेस वाले वाटर से, कि सरफेस वाले वाटर में गंदगी हो सकती है, अंडरग्राउंड वाटर प्योर हो जाता है ना, क्योंकि वो छनता हुआ ही जाता है नीचे, फिल्टर होता हुआ जाता है सॉइल से. और दूसरा जो सरफेस वाटर होता है उसमें ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है वो, है ना, पॉन्ड या उसमें अगर कहीं पर स्टोर करके रखेंगे तो वो मच्छर वगैरह के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है. अंडरग्राउंड वाटर से ऐसा कुछ भी नहीं है. तो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करना ज्यादा बेटर है ना. तो यहाँ से पानी नीचे चला जाएगा और जो क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा. ओके, तो ये वाटर हार्वेस्टिंग है. खादिन सिस्टम का जो हमें समझना था, एक होता है हिमाचल प्रदेश में कुल्स के नाम से, वो एक बॉक्स में दिया हुआ है, येलो बॉक्स में हमारी एनसीईआरटी के अंदर. कुल्स हिमाचल प्रदेश में क्या करा जाता है कि
कुल्स में क्या करा जाता है कि जैसे वो एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम पानी हार्वेस्ट नहीं कर रहे, हम किसी नदी का जो पानी है उसको यूज कर रहे हैं सिंचाई के लिए, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, इरिगेशन के लिए। तो क्या हो रहा है कि मान लो एक अपर रिपेरियन स्टेट, लोअर रिपेरियन स्टेट, कभी सुना होगा तुमने, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो रिवर है वो एक नेचुरल चीज है, ठीक है ना, वी कैन नॉट चेंज इट। जो ज्योग्राफी होती है इवन इट कैन नॉट बी चेंज, है ना। तो कोई स्टेट है जो ऊपर की तरफ है या कोई विलेज है जो ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, या कुछ घर है किसी विलेज में जो ऊपर की तरफ है और कुछ घर नीचे की तरफ है, ठीक है। कोई नदी हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगी। तो ऊपर से नीचे जब नदी आ रही है, अब मान लो हमने बहुत सारा सुना है ना कभी कि दो स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, कि कहीं तमिलनाडु केरला के बीच में है, कर्नाटक के बीच में है, महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट्स के बीच में है। तो वहां पर वाटर डिस्प्यूट क्यों होता है? हमारा भी हो जाता है ना, दिल्ली का होता है हरियाणा से, यमुना का पानी आता है हमारे यहाँ। तो वो अभी कुछ टाइम पहले तुम्हें ध्यान भी होगा कि वहां पर रोक दिया था, तो कोई आंदोलन वगैरह हो रहा था उसके टाइम पर कि यमुना का पानी रोक दिया था हरियाणा की साइड। तो ये होता क्या है कि जब पानी नदी बह रही है तो वो ऊपर वाली जगह से नीचे की तरफ बह रही है। अगर ऊपर वाला स्टेट ही उसको यूज करने लगेगा या वो कोई बांध बना देगा तो बाकी के लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, है ना, ठीक है। तो कुल्स वाले सिस्टम में क्या करा जाता था, वो एक मतलब लोकल पीपल का सहमति से पार्टिसिपेशन होता था। तो उसमें क्या करते थे, जो लोअर रिपेरियन गांव है या फिर घर है वो ऊपर से आने वाले पानी को पहले यूज करेंगे, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ऊपर जाते हुए सबसे ऊपर वाले सबसे बाद में यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, सबको पानी मिल जाता था अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए। तो वो ऐसे कोई नदी जा रही होती है तो उसमें से छोटी छोटी नालियां बना करके और उसके पानी को अपनी फील्ड तक ले जाएंगे। और इसको पहले कौन करेगा, लोअर वाला, क्योंकि वरना उसको पानी नहीं बचेगा। लोअर वाले को पहले और अपर वाले को बाद में करने के लिए लोगों के आपस पार्टिसिपेशन से, ठीक है। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने कुल्स वाले सिस्टम को टेक ओवर कर लिया और वो किसी काम के नहीं रहे थे। ऑब्वियसली व्हेन पीपल डू समथिंग लाइक आपसी कंसेंट से, तो वो ज्यादा टाइम तक चलेगा। सरकार के हाथ में आने के बाद तो दिक्कत हो ही जाती है, ठीक है। ये दो समझाने की थे तो मैंने समझा दिया। बाकी हमारी एनसीईआरटी के अंदर शायद पेज नंबर 177 पर अलग अलग स्टेट में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को किस नाम से जाना जाता है वो याद करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि जैसे कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, और पॉन्ड्स जैसे जम्मू में पॉन्ड के नाम से है, जोड़ है राजस्थान में, और बावली है दिल्ली में, होता है ना वो बावली, सुना होगा तुमने, अग्रसेन की बावली, वहां पे पानी स्टोर ही करा जाता था। एंड शायद केरल में सुरंगम के नाम से है। तो वहाँ कुछ नाम है ऐसे सारे मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू डू दैट। सो वो अलग अलग स्टेट के जो है वो अलग से याद करना है, ठीक है। एक शायद राजेंद्र सिंह के नाम से एक इंडिविजुअल है, उसने राजस्थान के जोड़ सिस्टम को डेवलप करा दोबारा, ठीक है। और उससे काफी बेनिफिट मिला। 1000 गांवों को अराउंड 8 से 8,500 जोड़ है, उसने वो उसको रीडेवलप करा पानी स्टोर, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, और उससे 1000 गांवों को पानी मिल गया, ठीक है ना। तो ये हमें अलग से एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स में हमें दिया हुआ है। तो उसको एक वाटर प्राइज, शायद स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी दिया गया था इंटरनेशनल, ओके। सो अभी अलग से एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। इसी बार ऐड हुआ है एनसीईआरटी के अंदर ये, सो ऑब्वियसली वी विल रिमेम्बर दिस वन, दिस कैन बी आस्क्ड, ओके। वाटर हार्वेस्टिंग में इतना ही है। वाटर हार्वेस्टिंग के साथ में एक और वो बता देता हूँ, जो बांध बनाते हैं हम नदी के ऊपर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा था ना हमने शुरू में, सिलेबस से कट गया तो क्या हुआ, बट स्टिल वी रेड इट ना। सो उसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग, वो सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बनाते हैं ना, उसमें क्या करा जाता है, बांध बना दिया जाता है। तो उसकी वही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि नुकसान क्या हो सकता है उससे। सो उसको हमने 3 पार्ट्स में डाला हुआ है, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नॉर्मली वहां पर हमने जस्ट उसके डिमेरिट्स पढ़ लिए थे, यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया बस। सोशल प्रॉब्लम मतलब लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो लोगों का वही घर चला जाएगा, उनको फिर रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा।
दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनाने में तो पैसा लगेगा ही लगेगा, और लोगों को जब रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो इवन दैट इज अ प्रॉब्लम। और तीसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो वहाँ पे पानी का लेवल चेंज हो जाएगा तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को हार्म होता है ना। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वाटर लेवल के हिसाब से रहते हैं, कि कोई एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गहरे पानी में नहीं रहते हैं, तो जब हम पानी का लेवल बढ़ा देंगे तो उनके लिए वहाँ पर दिक्कत होने वाली है। और दूसरा, आसपास की वेजिटेशन सबमर्ज हो जाएगी, पानी का लेवल बढ़ेगा, जब बांध बना दिया जाता है तो नदी आती है और नदी का लेवल बढ़ने लगेगा तो आसपास की वेजिटेशन सबमर्ज हो जाएगी। वेजिटेशन को लॉस तो हुआ ही, साथ में जब वो सबमर्ज हो जाएगी तो उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, जिसकी वजह से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस के निकलने की वजह से इट इज अ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्रीन हाउस गैस है वो, ग्लोबल वार्मिंग होगी उससे। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। सोशल में लोगों का डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक में पैसा बांध बनाने में भी लगेगा, और तीसरा एनवायरमेंटल जो भी बताया कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को हार्म होगा एंड आसपास की वाइल्ड लाइफ सबमर्ज हो जाएगी। ओके, ये भी हो गया। एक एनर्जी हो गया, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो गया, एंड एक वो घटिया सा हाउ कैन यू कंजर्व द रिसोर्सेज। सो वो 3 आवर्स पढ़ते थे पहले, हम उनको 5 कर दिया है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है। रिफ्यूज, रीपर्पस। रिड्यूस कम से कम यूज करो, रिसाइकल पता में रिसाइकल कर लो, उस मटेरियल से और कुछ बना लो, ठीक है ना। जैसे कभी अगर तुमने अपने रजिस्टर वगैरह पे देखा हो तो किसी रजिस्टर के शुरू वाला मोटा वाला जो गत्ता होता है उस पर लिखा होता है आई यूज टू बी ए जूस कैन, मैं जूस का डब्बा हुआ करता था, उसको रिसाइकल करके ये बना लिया, ठीक है। और प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकल करके आजकल रोड्स भी बना ले रहे हैं, रोड का मटेरियल जो होता है वो बना लेते हैं, तो वो रिसाइकल है। रिड्यूस कम से कम यूज करो, रीयूज दोबारा यूज कर लो, या हम इसको उसी पर्पस के लिए रीयूज कर लो, या फिर एक रीपर्पस होता है कि जो चीज और किसी चीज के लिए काम में आती थी अब उससे और कुछ काम करवा लो, है ना। जैसे किसी में पानी आता था किसी डब्बे के अंदर, बोतल के अंदर, तो उसके अंदर पौधे लगा लो, ठीक है ना। सो रीपर्पस हो गया, रिसाइकल हो गया। रिफ्यूज, यूज ही कम करो, ठीक है ना। यूज, जो रिसोर्सेज का तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है उनको यूज करना, उसको यूज मत करो, ठीक है। तो रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज, रीपर्पस। एंड एक क्वेश्चन पूछ लेते हमसे टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज मैनेज करने की क्यों जरूरत है? अरे भाई लिमिटेड है, इसीलिए ऑब्वियसली कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी डिमांड्स जो हैं अनलिमिटेड हैं, तो हमारी अनलिमिटेड डिमांड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से तो फुलफिल करा नहीं जा सकता है। सो ऑब्वियसली वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज इन सच अ वे, like we have to do sustainable management, है ना। we have to use them in such a way कि वो खत्म ना हो, ठीक है। so why do we need to manage our resources? Because resources are limited and our demands are unlimited, so we definitely have to manage the resources, okay, manage the use of the resources। हो गया वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, और हो गया। मैंने शुरू से तुम्हें चैप्टर में क्या क्या बता दिया था, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बता दिया था, बीओडी बता दिया, यूट्रोफिकेशन बता दिया, देन स्टेक होल्डर्स बता दिया, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में बता चुका हूँ, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बता दिए, वो याद जरूर करना जो बताया है, ठीक है। एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन वाला भी बता दिया है, ओके। एंड लास्ट है कोल एंड पेट्रोलियम, वी नो अबाउट इट ना, लाइक आई डू नॉट इवन फील लाइक टीचिंग दिस वन, कोल एंड पेट्रोलियम एंड ये सब हम जानते हैं ना। कोल कैसे बनता है? जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन की वजह से, है ना, मतलब वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। पेट्रोलियम प्लांट और एनिमल दोनों से बन जाता है, एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वी कैन नॉट रिन्यू देम, और उनसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं ना मैंने, है ना, एंड उनसे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। एंड इज देयर एनी अदर वे ऑफ कंजर्विंग द रिसोर्सेज? ऑब्वियसली वी हैव टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो पढ़ा था, कोल पेट्रोलियम की जगह और सनलाइट, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ऑल को यूज करो, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज मैनेज ज्यादा बेटर हो सकते हैं। हाँ, तो यही है बस चैप्टर के अंदर हमारा खत्म हो गया वाला चैप्टर। क्वेश्चंस करना है इसके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइजेज, और करके मुझे भेजो। खत्म चैप्टर।